नमस्कार दोस्तों। नवंबर 1970 बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के तट पर एक चक्रवात आता है जिसका नाम था भोला। ये सिर्फ नाम का ही भोला था, असल में इसने 5 लाख लोगों की जिंदगियां तबाह की थी। जी हाँ, लगभग 5 लाख लोग इस चक्रवात के कारण मारे गए। और तबाही का ये मंजर जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में एक नया आइलैंड नजर आया, जिसको लेके बांग्लादेश और भारत दोनों ने अपना अपना क्लेम किया। और स्थिति इतनी खराब हो गई कि दोनों देश परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि हेग में है, इस मामले को लेकर पहुंचे। अब आप सोच रहे हैं कि क्या किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कंट्री के लिए क्या ये आइलैंड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आइलैंड एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड होता है, यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, जैसे कि भारत के लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। आमतौर पर आप अच्छे से समझते हैं कि लैंड के ऊपर किसी भी लैंड बाउंड्री को डिफाइन करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर वाटर के अंदर अगर आप वाटर बाउंड्री को डिफाइन करने जाएं तो थोड़ी सी समस्या होगी, और वो भी ऐसे में जब पृथ्वी के ऊपर 71% वाटर है। पुराने समय में किसी भी कंट्री की वाटर बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए कैनन शॉर्ट रूल का इस्तेमाल किया जाता था। कैनन शॉर्ट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन से 3 माइल्स तक का जो डिस्टेंस होता था उसे उस कंट्री की वाटर बाउंड्री समझा जाता था। अब दोस्तों, 1 माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाता है। इस हिसाब से 3 माइल्स के अंदर करीब करीब 4.85 किलोमीटर, यानी कि करीब 5 किलोमीटर तक, कोस्ट लाइन से 5 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसे उस कंट्री की कोस्ट लाइन मान लिया जाता था। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैनन शॉर्ट रूल क्या है? मैं बता देता हूं। कैनन शॉर्ट रूल, दरअसल कैनन का मतलब यहां पर तोप से है। दरअसल पुराने समय में जो तोप इस्तेमाल होती थी वो ज्यादा पावरफुल तो होती नहीं थी। उनके अंदर बारूद डाल के फायर किया जाता था, और जितने डिस्टेंस तक, यानी कि 3 माइल्स के डिस्टेंस तक आमतौर पर इस कैनन का फायर जाता था, और उतने ही डिस्टेंस को उस कंट्री की वाटर बाउंड्री मान लिया जाता था। अब आपके हिसाब से भारत के पास ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, इतनी पावरफुल मिसाइल्स हैं, तो क्या भारत अगर आज एक मिसाइल फायर करे और वो मान लीजिए पूरी अर्थ को कवर कर ले, तो क्या पूरी अर्थ पर इंडियन वाटर बाउंड्री होगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। टाइम बदला, और टाइम के साथ साथ वाटर बाउंड्रीज को डिफाइन करने के तरीके भी बदले। दोस्तों, अब आया साल 1982, जिसमें UNCLOS, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी, ने वाटर बाउंड्रीज को डिफाइन किया, और ना केवल इनको डिफाइन किया बल्कि 5 जोन्स में इनको डिवाइड किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे कोस्ट लाइन क्या होती है, या नॉटिकल माइल क्या होता है, या फैदम क्या होता है। दोस्तों, आमतौर पर किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन को जब आप देखते हैं तो वो आपको टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है। कोस्ट लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसको डिफाइन कर दिया जाता है कि सारे के सारे डिस्टेंस यहीं से मेजर किए जाएंगे जब आप वाटर बाउंड्री को डिफाइन करने आएंगे। 1 नॉटिकल माइल एक यूनिट है जिसका इस्तेमाल ओशियंस के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर 1 नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, और समुद्र की, यानी कि ओशियंस की अगर डेप्थ हमें मेजर करनी हो तो इसको मेजर किया जाता है फैदम में। 1 फैदम इज इक्वल्स टू 6 फीट। चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं। दोस्तों, वाटर बाउंड्रीज को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया, जिसमें पहली थी इंटरनल वाटर्स, दूसरी थी टेरिटोरियल सी, यानी कि पारदेशिक सीमा, तीसरी थी कॉन्टेजियस जोन, यानी कि संलग्न क्षेत्र, और चौथी थी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, और पांचवी थी हाई सी, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स। तो इस तरीके से 1982 में UNCLOS ने किसी भी कंट्री की वाटर बाउंड्रीज को 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया, और यह विवाद ही बिल्कुल खत्म कर दिया कि कितने किलोमीटर तक कोई देश वाटर के ऊपर अपना क्लेम कर सकता है। चलिए अब समझते हैं एक एक करके इन वाटर बाउंड्रीज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आता है इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स को आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी देश के अंदर जितने भी लेक्स होती हैं, जितनी भी रिवर्स होती हैं, उनको ही इंटरनल वाटर्स कहा जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे हिस्से पर, जिसको हम टेरिटोरियल सी कह रहे हैं, यानी कि पारदेशिक सीमा कह रहे हैं। दोस्तों, आमतौर पर कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल, जो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास बनता है, तो ये जो पहला 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, इसे कहा जाता है टेरिटोरियल सी। ये एक्सक्लूसिव जोन है जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। सही सुना आपने। अगर इस 22 किलोमीटर के अंदर, यानी कि 12 नॉटिकल माइल के अंदर, कोई भी फॉरेन शिप, यहां तक कि एरोप्लेन भी अगर बिना इंडियन नेवी या इंडियन गवर्नमेंट की इजाजत के एंटर करता है, तो दोबारा उस शिप को या उस एरोप्लेन को LIC की किस्तें भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका काम तमाम कर दिया जाएगा।
टेरिटोरियल सी से नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल यानी कि अगला जो 12 नॉटिकल माइल है उसे कहा जाता है कॉन्टाजियस जोन। दोस्तों ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कोई भी फॉरेन शिप या एरोप्लेन इंडियन नेवी की इजाजत से एंटर कर सकता है, लेकिन पहले वाले जोन में अगर बिना इजाजत के एंटर हुआ तो सीधा फायर कर दिया जाएगा। लेकिन इस जोन में अगर कोई भी नेवल शिप किसी दूसरे कंट्री का हमारे यहाँ आता है तो उसे भारत को टोल टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। और जिस एरिया से भारत टोल टैक्स ले रहा है तो उस एरिया में अगर पोल्यूशन वगैरह या इस टाइप की कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसको हैंडल करने की सारी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की होती है। कॉन्टाजियस जोन से 176 नॉटिकल माइल नेक्स्ट जो वाटर बाउंड्री है उसे कहा जाता है EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन मतलब आर्थिक क्षेत्र, मतलब इस 176 नॉटिकल माइल के अंदर भारत फिशिंग कर सकता है, ऑयल गैस और मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन कर सकता है, और इस वाटर्स के अंदर अगर कोई फॉरेन शिप या एरोप्लेन आ जाता है तो उसे इंडियन गवर्नमेंट और नेवी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और इस हिस्से के अंदर इंडिया कोई टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर इस हिस्से में कोई आइलैंड निकल आता है तो उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का होगा। तो मोटे रूप से अगर देखा जाए तो 12 प्लस 176 टोटल ये 200 नॉटिकल माइल का एरिया बनता है, जो करीब करीब 322 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि इंडिया की लैंड जो मेन लैंड कोस्ट लाइन है वहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 322 किलोमीटर तक का जो वाटर है वो भारत का है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है जो बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप आइलैंड जो अरब सागर में है, तो भैया वहां वो भी तो इंडिया का हिस्सा है, वहां से भी तो 200 नॉटिकल माइल काउंट किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आइलैंड्स किसी भी मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी तरीके से अब हम चलते हैं हमारी कहानी की शुरुआत पर। एक नया आइलैंड उभर कर सामने आया जिसको लेके दोनों देश आपस में झगड़ने लग गए। मैं बात कर रहा हूं इंडिया बांग्लादेश की कहानी की शुरुआत में मैंने जो आपको बताया था। अब यहां पर जीत मूवी की एक सिचुएशन पैदा हो गई। अब काजल कंफ्यूज है कि वो किसकी तरफ जाए, बांग्लादेश की तरफ जाए कि इंडिया की तरफ जाए। अब ऐसे में दोनों देश इस आइलैंड को लेकर लड़ने लगते हैं और इंटरेस्टिंगली 1974 में पहली बार इंडियन गवर्नमेंट इस आइलैंड को रिकॉग्नाइज करती है और इसे नाम दिया जाता है न्यू मूर आइलैंड। और इसी आइलैंड को इंटरेस्टिंगली 1978 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर लेती है और इसका नया नाम रखती है साउथ तलपति आइलैंड। दोस्तों ये आइलैंड कोई ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं था। इसका एरिया 25,602 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी कि 25,602 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। और ये आइलैंड सिर्फ 3.5 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर ही चौड़ा था। तो इतने छोटे से आइलैंड को लेके दोनों देश आपस में खींचतान शुरू हुई। एक कह रहा मेरा है, दूसरा कह रहा मेरा है। और यहाँ पर दोस्तों इसी खींचतान के बीच इंडियन गवर्नमेंट 1981 में एक स्टैंड लेती है और INS नेवल शिप संधायक को इस न्यूमूर आइलैंड पर कब्जा करने के लिए भेजा जाता है। और 1981 में इंडियन गवर्नमेंट और BSF दोनों मिलकर इस आइलैंड के ऊपर हमारा नेशनल फ्लैग फहरा देते हैं। जवाब में बांग्लादेश की तरफ से भी कार्रवाई होती है और बांग्लादेश 3 बोट्स इस आइलैंड के चारों तरफ भेजता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं भारत एक शांति प्रिय देश है, तो अच्छे पड़ोसी के नाते भारत यहाँ से बैकआउट कर गया। ये विवाद ऐसे ही चलता रहा और अब हम अपनी कहानी को लेके जा रहे हैं 2009। दोस्तों 2009 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस डिस्प्यूट को लेकर पहुंचती है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में और केस ठोक देती है ये कह के कि ये आइलैंड हमारा है। जवाब में इंडियन गवर्नमेंट भी जवाब देती है और बांग्लादेश ने अलग अलग एविडेंसेस पेश किए कि भैया ये आइलैंड हमारा है। इसमें सबसे बड़ा एविडेंस जो बांग्लादेश ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में रखा वो था हरियाबंगा रिवर। जी हाँ, हरियाबंगा रिवर एक ऐसी रिवर है जो अगर आप मैप पे देखेंगे तो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर को डिफाइन करती है। और जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई रिवर 2 कंट्रीज के इंटरनेशनल बॉर्डर को डिफाइन करती है, ये कैसे डिसाइड हो कि रिवर का कितना हिस्सा बांग्लादेश का है, कितना हिस्सा भारत का है, तो इसको डिसाइड करने के लिए थालवेग प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया। अब थालवेग प्रिंसिपल क्या है? थालवेग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रिवर का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है, रिवर का किसी भी नदी का जो सबसे गहरा पॉइंट होता है, उसको रेफरेंस मानकर रिवर के बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है और इसी लाइन को कहा जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द रिवर ऑफ 2 कंट्रीज। तो इसी प्रिंसिपल को बेस बनाकर बांग्लादेश ने
परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में क्लेम ठोका कि सर देखो इसके अकॉर्डिंग ये आइलैंड तो हमारा है। तो केस दोस्तों चलता रहा और 2014 में इस केस का जजमेंट आया और जजमेंट जान के आप चौंक जाएंगे, ये जजमेंट गई बांग्लादेश के फेवर में। टोटल 2/3 जो एरिया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि भैया ये बांग्लादेश को बिलोंग करता है। याद रखिए 2014 में ये जजमेंट आई। 25,602 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 19,467 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बांग्लादेश को दिया गया कोर्ट के द्वारा, यानी कि 19,467, और करीब करीब 6,135 स्क्वायर किलोमीटर एरिया यानी कि 6,135 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भारत को मिला। अब आपको थोड़ी सी, मुझे भी मिर्ची लगी, आपको तो लगनी ही है, जिस आइलैंड पर भारत अपना क्लेम दिखा रहा था वो एकदम से बांग्लादेश के हक में कैसे चला गया। लेकिन दोस्तों 2010 मार्च में ये आइलैंड ऑटोमेटिक पानी में डूब गया। हंसने का दिल मेरा भी कर रहा है, शायद आपका भी कर रहा होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ गया और ये जो आइलैंड था ये पानी में वापस चला गया। मतलब काजल ने कहा ना तो मैं बांग्लादेश की तरफ जाऊंगी और ना मैं इंडिया की तरफ जाऊंगी, मैं तो चली। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो आइलैंड एक अनार 100 बीमार वाली जो बात बनी हुई थी वो आइलैंड अपने आप पानी में डूब गया। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी और भी वीडियोस आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के इसमें डाली हैं और वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।